तो सबसे पहले उस हमले की बात करते हैं जिसने विश्व युद्ध के खतरे तक को बढ़ा दिया है। अमेरिका का वो अटैक जो ईरान को जरूर जोर का लगा होगा। दरअसल फोर्डो, इस्फहान, नतांज, ये 3 वो परमाणु केंद्र थे जहां पर अमेरिका ने हमला किया और ये 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया, जिन पर अमेरिका ने हमला बोला। इस हमले में अमेरिका ने उस B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जिसके जरिए गिराए गए बम धरती के अंदर मौजूद टारगेट को तबाह करने का दम रखते हैं। यानी अमेरिका के इस अटैक में ईरान को और संभलने का मौका नहीं मिला। ईरान के फोर्डो को तबाह करना एकदम बिल्कुल तय माना जा रहा था और 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया गया जो जमीन के नीचे बनाए गए थे। एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर विश्वासघात करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने विश्वासघात किया है, ट्रंप ने इजराइल का साथ दिया और अमेरिका ने कानूनों का उल्लंघन किया है। ईरान की संप्रभुता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब उन्होंने ट्रंप को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा कि उन्होंने विश्वासघात किया है, इजराइल का साथ दिया है और जिस तरीके से अमेरिका ने अब हमला किया उसको लेकर ईरान की तरफ से पलटवार। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, गोपाल सिंह डिफेंस एक्सपर्ट और इंद्रजीत जी। गोपाल सर, आपके पास आएंगे। अभी तक ये इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही थी, लेकिन अमेरिका की एंट्री इसमें, जब G7 से वापस आए थे और मैक्रो ने कटाक्ष किया था कि वो गए हैं सीज फायर कराने, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। यही बड़ा होने वाला था। जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, अमेरिका ने G7 से जब राष्ट्रपति जी वापस गए थे कि कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग है, और उसके बाद में पाकिस्तान के जो चीफ हैं वो वहाँ गए और मोदी जी से आने के लिए कहा गया, तो मोदी जी ने साफ मना कर दिया जी। उसके बाद में उन्होंने कहा, अमेरिका प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि 2 वीक का हमें समय चाहिए, यानी 2 वीक का समय दे करके ईरान को आश्चर्यचकित किया, डिसीव किया और डिसेप्शन का मेजर उन्होंने लगाते हुए अपने B-2 बॉम्बर भेजे। B-2 बॉम्बर के अंदर क्षमता है तकरीबन वो 48 घंटे तक उड़ान भर सकता है जी। और उसका रास्ता भी आप देखेंगे तो रास्ता उन्होंने समुद्र के रास्ते और लेकर के उसको आए हैं, मतलब ऐसे रास्ते से जहाँ से उसको यानी कोई भी डिटेक्ट ना कर पाए। यानी आपका डेगो गार्सिया में अमेरिका का बेस है, डेगो गार्सिया से होते हुए जब लेकर के आकर के अटैक किए हैं। और B-2 बॉम्बर के साथ में एक B-2 बॉम्बर तक 2 बॉम्ब लेके आ सकता है अपने साथ में, 2 बॉम्ब, जिसकी एक की यानी 1300 किलोग्राम, सॉरी 13,000 किलोग्राम करीब उसके अंदर वजन इतना होता है, उसको लेकर के जो है ड्रॉप करा सकता है। तो समझिए कि यानी 32,000 पाउंड, 13,000 किलोग्राम का जो, यानी जमीन के अंदर 300 से 450 500 फुट तक अंदर जाकर के वो बस्ट करता है। तो अभी ये 3 जो है ये B-2 बॉम्बर में आकर के उन्होंने जो है अटैक किया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये तीनों जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको ऊपर हमला किया है, जिससे काफ़ी वहाँ पर नुकसान हुआ है। तमाम जगह न्यूज में भी आ रहा है और ये बात ईरान ने भी मानी है कि हाँ हमारे उसके ऊपर अटैक हुआ है। अभी उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारे साथ में जो विश्वासघात किया है। अब विश्वासघात क्या किया है, जब बार बार अमेरिका आपसे कह रहा है कि भाई न्यूक्लियर अपना इसको पोस्टपोन करिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, 2 महीने का उनको टाइम दिया आपको, उसके बावजूद ही आप नहीं माने। और जब भी बार बार जो है आप ये अमेरिका को या विश्व को बता रहे हैं, यानी इजराइल को बता रहे हैं कि हम तो यानी बदला लेकर के रहेंगे जी। यदि इसकी नाजुक बनती जा रही है, यदि और भी प्रताड़ना सहना करना चाहता है ईरान, तो झेलेगा। अभी बाकी देश भी, यानी यूके भी अमेरिका के साथ में खड़ा है। इधर अभी आगे की कहानी की इधर क्या बनती है कि ईरान के साथ में कौन, बिल्कुल सर, इसको समझेंगे। कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
सर, इस पूरे मामले में अभी रूस का और खासकर राष्ट्रपति पुतिन का जो बयान सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए कई देश तैयार हैं। यानी इजराइल ईरान के बीच जंग में अमेरिका कूदा, उधर पुतिन की तरफ से बयान आया। क्या माना जाए कि अब दुनिया दो खेमों में बढ़ गई? देखिए, ये तो जिस दिन से जब से इजराइल का और ईरान का जो चल रहा है, जी, तो अपनी अपनी सोच सबकी अलग अलग है। जैसे अमेरिका अमेरिका शुरू से ही खुल के जो है ना इजराइल के साथ खड़ा है, तो कहीं ना कहीं ईरान के साथ भी लोग अगर खुल के नहीं खड़े हैं तो मॉरल सपोर्ट पे है ही। जी सर, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन गोपाल सर, आपसे यही सवाल रहेगा कि अमेरिका ने खुलकर अब जंग में एंट्री कर ली और अभी भी वो धमकी दे रहे हैं कि अभी भी अगर आपने हमले रोके नहीं तो और बड़ा हमला होगा। लेकिन रूस का और राष्ट्रपति पुतिन का जो बयान आया कि कई ऐसे देश हैं जो हथियार देने को तैयार है, परमाणु हथियार देने को तैयार हैं ईरान को, इसके क्या मायने? क्या अब रूस भी इनडायरेक्ट रूप में इस जंग में आ रहा है? यूक्रेन और रशिया का वॉर लड़ाई चली थी, तो उस वक्त लगता था कि 4 से 5 दिन के अंदर ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 2.5 साल से ऊपर हो गया है और वो लड़ाई अभी चल ही रही है। आप समझिए कि रशिया का भी तमाम हथियारों का ड्रेन आउट हुआ है, तमाम नुकसान भी हुआ है और उसको सपोर्ट किया है अमेरिका ने। आप देखिए, अमेरिका जब भी चाहता है, या लड़ाई अपने यहाँ कभी नहीं हुई, उनके यहाँ पिछले 250 साल हो गए, लेकिन अभी तक तो उनके यहाँ पे कहीं लड़ाई नहीं हुई, बाहर ही लड़ाई कराता है। चाहे वो वर्ल्ड वार 1 लीजिए, वर्ल्ड वार 2 लीजिए, या उसके बाद में वियतनाम लड़ाई लीजिए, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ लीजिए, ईरान, कुवैत और ये अफगानिस्तान, ये सब जहाँ पर भी हुआ है वहाँ पर अमेरिका ने खुद बाहर लोगों के साथ में साथ दिया या खुद कूदा है। और वही स्थिति आज बनी हुई है। जब यानी जेलेंस्की को अपने प्रधान यानी व्हाइट हाउस में बुला करके उनको प्रताड़ना दी, ये बहुत ही ठीक बात नहीं थी। सबने उसको ठीक रूप में नहीं लिया था। और अभी यदि स्थिति वहाँ थोड़ा सा कंट्रोल होगी तो क्या जो पुतिन साहब कह रहे हैं उनका मायने बहुत बड़ा मायना है। उन्होंने पहले भी कहा था कि हम जो है न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और यदि वो न्यूक्लियर ऑप्शन वहां न करके यदि उसको यहाँ देते हैं, हथियार देते हैं, तो ये बहुत आगे यानी विश्व युद्ध की तरफ इशारा देगा। कैप्टन इंद्रजीत सर, अभी जो पुतिन का बयान आया था, इसके पहले भी जब हमला किया गया था इजराइल की तरफ से, तब भी पुतिन ने कहा था कि हमारे 200 लोग ऐसे हैं जो ईरान के परमाणु प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो हमला किया गया ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर, पुतिन का ये बयान कितना महत्वपूर्ण है कि ईरान को हथियार देने के लिए परमाणु कई देश हैं। यानी अब ये जो देश हैं जो पर्दे के पीछे थे, चीन, रूस, इसके अलावा अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, क्या ये अब ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे? आवाज नहीं आ रही सर आपको? देखिए, इंद्रजीत सर को आवाज नहीं मिल रही है पीसीआर टीम, एक बार इसको देखें आप। गोपाल सर, आप ही समझने की कोशिश करेंगे। और इन सब के बीच पाकिस्तान का क्या स्टैंड है सर? पाकिस्तान के जो चीफ हैं वो गए थे वहां पे, उनका बड़ा वेलकम किया गया और G7 से राष्ट्रपति महोदय गए थे, उनकी खूब खातिरदारी हुई थी और पाकिस्तान इसको अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा था। लेकिन क्या पाकिस्तान ठगा है? उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया भाई, एक तरफ तो हम उनका नाम शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए भेज रहे थे और दूसरी तरफ वो हमले कर रहे हैं। तो यहाँ पाकिस्तान की स्थिति क्या रही? गए थे तो वहां पे हीरो बनने, लेकिन यहाँ तो उनके साथ धोखा हो गया। आप देखिए कि उनको जिस प्रकार से ट्रीट किया गया, वो एक पपेट की तरह वहां गए और वहां से वापस आ गए। ये पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व कह भी रहा है। हाँ। और जिस प्रकार से वो शांति पुरस्कार की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कि भैया उनको कुछ मिल जाए। हाँ। और ये जो 4 उनके क्या नाम है एयर बेसेस हैं, उनका ये यहाँ से इस्तेमाल करेगा अमेरिका। तो पहली यानी खास बात ये थी कि यहाँ पर यानी शांत रहिए, हम जो अपना यानी ट्रुप्स भेजेंगे, हवाई जहाज भेजेंगे, जिससे कि ईरान के ऊपर हम यहाँ से हमला करें। और वो आपने बयान भी सुना होगा, क्या नाम है इनका, ईरान के जो राष्ट्रपति, उन्होंने कहा भी था कि पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार हमें देने के लिए तैयार है। अब देखिए यहाँ कंट्रोवर्सी क्या है, न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान देना चाहता है ईरान को, उधर ईरान को पाकिस्तान को बुला करके राष्ट्रपति
अपने ट्रम्प साहब कुछ कहते हैं, अपने बेसिस को यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उसके अलावा भी मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन 11-12 ऐसे बेसिस हैं जहाँ पर उनकी सेनाएं हैं, तकरीबन 45,000 से ज़्यादा सेना यहाँ मौजूद है। उसके अलावा डीगो गार्सिया बिल्कुल नज़दीक है, समुद्र के अंदर है, और उनका बेड़ा जो है अरेबियन सी में और उधर जो नाम है यहाँ पहुँचने वाला है। और कहने का तात्पर्य है कि समुद्री तरफ से भी, हवाई जहाज से भी, उसके अलावा ग्राउंड फोर्सेस का अभी कोई बात जिक्र नहीं है। लेकिन यदि यानी गोपाल सर, ये माना जाए कि जो राष्ट्रपति ट्रंप वापस आए थे और उन्होंने मुनीर को बुलाया था, ये पूरी रणनीति बहुत दिन से बन रही थी कि ईरान पर हमला करना है, और उसमें ईरान को एक माध्यम बनाया, पाकिस्तान को एक माध्यम बनाया गया, और एक तरीका ये भी था कि तुम्हारी भी जमीन का इस्तेमाल करेंगे, और ये तो पहले भी होता रहा है। तो मुनीर को इसीलिए बुलाया गया था वहां पे। बिल्कुल, ये साफ जाहिर होता है कि अब बार बार ट्रम्प साहब क्या कहते हैं कि हमने इंडिया और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कराया, युद्ध विराम करवाया। तो उसका कारण युद्ध विराम उन्होंने नहीं कराया, क्योंकि पाकिस्तान को प्रेशर किया कि यदि आप जो है अभी युद्ध विराम नहीं करोगे तो तुम्हारे जितने पर भी एयरफील्ड हैं और यानी इंस्टॉलेशन है उनको सबको भारत ध्वस्त कर देगा। और यदि वो ध्वस्त कर देगा तो यदि आगे आने वाले समय में ईरान के खिलाफ यदि इनका बेसिस को इस्तेमाल किया जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर, और डीजी लेवल की बात। ठीक है गोपाल सर, कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया सर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। इंद्रजीत सर, इस पूरे मामले में इजराइल पर बहुत जोरदार हमला किया गया, 40 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। उनके कई जो शहर हैं, हालांकि छोटा सा देश है, ऐसे में तेल अवीव और तमाम ऐसे शहर जहां पर भीषण तबाही हुई है। अब ऐसे में आयरन डोम, जिसको हमने पहले सुना था कि बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ईरान ने कह दिया कि भाई अब भीषण युद्ध होगा, हम रुकने वाले नहीं हैं। देखिए अंजनी, ये बात सही है कि जो जिस तरह से इजराइल का जो आयरन डोम है, वो आयरन डोम की भी एक कैपेसिटी होती है। हाँ, अगर आपने एक साथ 200 या 500 रॉकेट अगर दागे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आयरन डोम सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसमें से कुछ जो है ना आयरन डोम अपने उसमें रेंज में नहीं ले पाता और वो निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी एक कैपेसिटी होती है। तो और जिस तरह से ईरान अब जो है ना अटैक इजराइल पे कर रहा है, वो बहुत बुरी तरह से कर रहा है, और ऐसे ऐसे सुपरसोनिक मिसाइल को आप यूज कर रहे हैं, जो एक सर्वोच्च मिसाइल मानी जाती है। इसी तरह से बैलिस्टिक है, बैलिस्टिक मिसाइल से आप अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और इजराइल इस टाइम दहशत में भी है। मगर ये ठीक नहीं है, क्योंकि इजराइल ने जो भी किया है वो अपने देश के सपोर्ट भी किया है, अपनी रक्षा के लिए किया है। मगर इजराइल एक ऐसा देश है कि जो कट्टरपंथी सोच उसकी शुरू से रही है। वहां पर जो अभी जो वहां के जो सरपंच नेता है खेमनेई खुद कट्टरवादी है। जिस तरह से उन्होंने वहां कट्टरवाद फैलाया है, इतने आतंकवादी संगठन पाले हैं, चाहे हमास हो, हूती हो, हिजबुल्ला हो, ये किसके हैं? ये ईरान ने इनको खड़ा किया है, ईरान ने इनको पालता पोसता है, ईरान इनको हथियार सप्लाई करता है। तो ये ईरान नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। अगर ईरान चाहता तो अमेरिका ने कहा और दूसरे यूरोपीय देश हैं, उन्होंने सभी ने कहा है कि आप जो है ना परमाणु शक्ति ना इसको आप ना बनाए तो अच्छा रहेगा, इससे शांति बनी रहेगी। मगर ईरान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इंद्रजीत सर, अमेरिका की दो बातें समझ में नहीं आई। एक तरफ तो अभी कुछ दिन पहले तक वो कह रहा था कि भाई परमाणु डील करनी है तो हमारे साथ करो, और दूसरी तरफ वो कहता है कि भाई परमाणु तुम बनाओ मत। रूस कह रहा है कि भाई हम उनको मदद कर रहे हैं। तो अमेरिका चाहता क्या था कि वो डील हमारे साथ करे, और डील नहीं किया, इनकार कर दिया खामनेई ने, तो इसलिए हमला किया। देखिए अंजनी, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के इस टाइम जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जी, तो अब पिछले बार के टर्म को छोड़ दें, अगर इस बार टर्म में वो जब से आए करीबन 6 महीने से ज्यादा हो गए, तो लगभग उनकी सोच जो कहते हैं वो करते नहीं है। हाँ। और जो नहीं कहते वो कर देते हैं जी। तो अभी 2 दिन पहले ही पुराना उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि 2 वीक का हम समय दे रहे हैं ईरान को सोचने के लिए। मगर 2 दिन भी नहीं गुजरे और उन्होंने अटैक कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं
जिस तरह से पाकिस्तान के जो मुनीर थे वहां के सेना अध्यक्ष जी, उन्होंने उनका जो एक हौसला अफजाई किया है, मन को उनको जो ना बढ़ाया है कि शांति पुरस्कार इनको मिलना चाहिए। हाँ। तो डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे कि वो अपने आप को किस तरह से प्रोजेक्ट करें। हाँ। तो वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। हाँ। इसी तरह से भारत के साथ उन्होंने पहले बहुत अच्छे हमारे संबंध थे, बहुत अच्छे रिश्ते थे। हालांकि वो रिश्ते हमारे अभी भी कोई खटास चीज में नहीं है, मगर ये है कि हम अपनी जगह तटस्थ है। अमेरिका अपने आप को बदल लेता है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने जिस तरह से एक मौन समर्थन पाकिस्तान के साथ रखा है वो शायद गलत था। और जिस तरह से जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, और हम क्या कह रहे हैं, अमेरिका खुद इसका भुक्तभोगी है। जब वर्ल्ड ट्रेडर पे जिस तरह से अटैक करवाया गया था, अमेरिका को तहस नहस कराया गया था, तो उसका आतंकी कहां, ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था? पाकिस्तान में। तो इस बात को तो अमेरिका भी जानता है, मगर कहीं ना कहीं अमेरिका सोचता है कि आज भारत आज बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। कहीं ना कहीं ये कंपटीशन में हमारे सामने चाइना की तरह ना खड़ा हो जाए, तो इसलिए आज जो है ना वो पाकिस्तान को आगे करता रहता है। ठीक है गोपाल सर, अब हम थोड़ा भारत का स्टैंड आपसे समझना चाहेंगे। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, और उधर से भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति ने भी बताया कि पीएम मोदी से बात हुई है। लेकिन अब इन सब के बीच क्या रणनीति रहेगी भारत की? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बार बार पहले से भी कहते आ रहे हैं, और भारत का स्टैंड हमेशा रहा है कि युद्ध ना हो, युद्ध शांति से ही, शक्ति से ही शांति होनी चाहिए। ये बार बार कहते आए हैं और अभी भी कह रहे हैं। और 3 दिन पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से भी मोदी साहब की बातचीत हुई थी। और उसके बाद में अभी ईरान के उनसे अयतुल्ला ख़ोमेनी से बात हुई है। उन्होंने यही कहा होगा कि शांति से इस बात को निपटाइए, और युद्ध कोई उसका हल नहीं है। और बाद में भी युद्ध खत्म होने के लिए भी आपस में बातचीत करनी पड़ती है, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, नुकसान होने के बावजूद भी आपने टेबल पर आना ही पड़ेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी का पक्ष नहीं लेंगे जी। वैसे देखा जाए, क्योंकि हमें ईरान से भी जरूरत है, हमें इजराइल तो हमारा अच्छा बहुत पुराना दोस्त है, तो हम उसके साथ में भी हैं। और हमें ईरान से भी बहुत जरूरत है, हमें गैस वहाँ चाहिए, वहाँ से ऑयल हमें वहाँ से चाहिए। उसके लिए पाइपलाइन हमारी बिछ रही है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। और उसके अलावा यहाँ से हम उनको पानी भेज रहे हैं, पीने का पानी नहीं है ईरान के अंदर, वो पानी भारत से जाता है। तो ये संबंध अच्छे हैं, और इस अच्छे संबंधों को और बरकरार रखने के लिए जरूरी होगा कि शांति से उन्होंने अपना शांति प्रिय होने के लिए या शांति रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की। बिल्कुल, और ये स्टैंड रहा भी है, चाहे रूस यूक्रेन की बात हो, और हर वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे पुतिन से भी जब बात कही थी, उन्होंने कहा कि हर समस्या का हल बातचीत से निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल सर, इंजीनियर सर, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है, लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से युद्ध खत्म होगा, क्योंकि अब इसमें और भी दूसरे देश अब उतर सकते हैं। रूस ने इस बात का संकेत भी दिया है।